नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बातचीत करने वाले हैं जो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को, खासकर पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में एक नई दिशा दे रहा है। मेरा मतलब है टेली हेल्थ की भूमिका। जरा सोचिए, मधुमेह, हृदय रोग या अस्थमा, इन स्थितियों का प्रबंधन क्लिनिक के बार बार चक्कर लगाए बिना क्या ये हो सकता है? मतलब ऐसी देखभाल जो मरीजों तक वहीं पहुंचे जहां वे हैं। बिल्कुल, और ये आजकल बहुत ही अहम और कह सकते हैं सामयिक विषय है। आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक काफ़ी विस्तृत लेख है, और ये लेख इसी बात पर रोशनी डालता है कि टेली हेल्थ को पुरानी बीमारियों की देखभाल के जो मौजूदा तरीके हैं उनमें कैसे शामिल किया जा रहा है और उसका असर क्या दिख रहा है। हाँ, तो जैसे आपने कहा, कल्पना कीजिए कि लंबी बीमारियों का प्रबंधन क्लिनिक के चक्करों के बजाय ऐसी देखभाल से हो जो मरीज तक उनके घर, उनके दफ्तर, यहाँ तक के सफ़र के दौरान भी पहुँच सके। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पर एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख के नज़रिए से कि ये टेली हेल्थ आखिर है क्या, और ये पुरानी बीमारियों की देखभाल के पूरे नज़ारे को, मतलब लैंडस्केप को, कैसे बदल रहा है। तो चलिए इस विषय की तहों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना शायद ज़रूरी है कि जब हम टेली हेल्थ कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है, खासकर पुरानी बीमारियों के लिहाज से। तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वीडियो कॉल हो गए, मोबाइल ऐप्स हैं, आजकल वो पहनने वाले छोटे यंत्र आते हैं, वेरेबल डिवाइसेस, जिनसे स्वास्थ्य का डेटा मिलता है, और सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा करना, ये सब इसमें शामिल है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है मरीजों और स्वास्थ्य सेवा देने वालों के बीच एक लगातार, मतलब कंटिन्यूअस संवाद और संपर्क बनाए रखना। अच्छा। पारंपरिक देखभाल में अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर से मिले, फिर अगले अपॉइंटमेंट तक एक लंबा गैप आ जाता है, मरीज अकेला सा महसूस कर सकता है। टेली हेल्थ इस दूरी को, आप कह सकती हैं, पाटता है। ये लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर सही समय पर मदद पहुंचाने का एक तरह से पुल बनाता है। ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, ये देखभाल का एक नया नजरिया है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर से वीडियो पे बात कर लेने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी इस बात पर जोर देता है कि पुरानी बीमारियों में लगातार देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है। तो टेली हेल्थ इसमें कैसे फिट बैठता है? लेख में कौन से मुख्य बिंदु बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुरानी बीमारियों के मैनेजमेंट में टेली हेल्थ कई वजहों से बहुत अहम है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है पहुंच की बाधाओं को दूर करना। और यहाँ ये समझना काफी रोचक है कि ये भौगोलिक दूरियों को कैसे मिटाता है। जरा सोचिए, जो मरीज छोटे शहरों में है या गांवों में या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए अब लंबी और कई बार थका देने वाली यात्रा नहीं करनी पड़ती। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख के अनुसार वो अपने घर पर आराम से बैठे बैठे ही अच्छी मेडिकल सलाह पा सकते हैं। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये हेल्थ केयर तक समान पहुंच बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत मायने रखता है, खासकर हमारे देश में जहां अच्छे डॉक्टर अक्सर बड़े शहरों में ही मिलते हैं। दूर रहने वाले मरीजों के लिए तो ये सच में एक वरदान जैसा हो सकता है। निश्चित रूप से। दूसरा अहम पहलू है मरीजों को उनकी देखभाल में सक्रिय रूप से शामिल करना, मतलब पेशेंट एंगेजमेंट। टेली हेल्थ के जरिए डॉक्टर या उनकी टीम से जुड़े रहना आसान हो जाता है। चाहे वो ऐप पर कोई मैसेज भेजना हो, या दवा का रिमाइंडर मिलना हो, या छोटी मोटी शंकाओं का तुरंत जवाब पाना हो। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख यही बताता है कि ये जो आसान संपर्क बिंदु है, ये मरीजों को अपनी दवाएं टाइम पर लेने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे होता ये है कि मरीज सिर्फ पैसिवली इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, बल्कि अपनी केयर प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टनर बनता है। अच्छा, यानी मरीज अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने में ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं। ये पारंपरिक मॉडल से तो काफी अलग लगता है, जहां अक्सर मरीज बस डॉक्टर के निर्देशों का इंतजार करते रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब मरीजों को हर छोटी बात के लिए क्लिनिक नहीं भागना पड़ता, तो आने जाने का खर्चा और समय दोनों बचते हैं। और साथ ही एवरब्लिंक हेल्थ केयर के विश्लेषण के मुताबिक टेली हेल्थ के जरिए अगर लक्षणों पर जल्दी ध्यान दिया जाए और सही समय पर इंटरवेंशन हो, तो कई गंभीर स्थितियों को या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत को टाला जा सकता है। इससे न केवल मरीज का खर्च कम होता है, बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बोझ कम पड़ता है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने में मदद कर सकता है। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में वो वास्तविक समय की जानकारी मतलब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने का भी जिक्र है। ये पहलू कैसे काम करता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये एक और आप कह सकती हैं क्रांतिकारी पहलू है। आजकल ऐसे कई रिमोट मॉनिटरिंग उपकरण आ गए हैं, जैसे स्मार्ट घड़ियां जो हार्ट रेट देखती हैं, या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स हैं, या घर पर इस्तेमाल होने वाले स्पिरोमीटर भी। ये डिवाइसेस क्या करती हैं कि मरीज के स्वास्थ्य से जुड़े जो वाइटल आंकड़े हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, फेफड़ों की कार्यक्षमता, इन्हें लगातार रिकॉर्ड करती हैं और फिर सुरक्षित तरीके से डॉक्टर या हेल्थ केयर टीम तक पहुंचाती हैं। एवरब्लिंक हेल्थ केयर इसे एक गेम चेंजर मानता है, क्योंकि इससे डॉक्टर मरीज की स्थिति में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी तुरंत देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फौरन सलाह दे सकते हैं, अक्सर इससे पहले कि कोई गंभीर समस्या पैदा हो। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे डॉक्टर या उनकी टीम 24 घंटे मरीज की सेहत पर नजर रख रही हो, बिना फिजिकली वहां मौजूद हुए। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही समझिए। और इसी से जुड़ा हुआ 5वां बिंदु है अधिक व्यक्तिगत देखभाल, पर्सनलाइज्ड केयर। जब डॉक्टर के पास मरीज की सेहत का इतना लगातार और डिटेल डेटा होता है, तो वो सिर्फ एक खास वक्त की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहते। वो मरीज के कंडीशन के पैटर्न को, उसके उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के मुताबिक इससे देखभाल ज्यादा डायनामिक बनती है, ज्यादा सटीक और सही मायने में मरीज केंद्रित बन जाती है, जो कि पुरानी बीमारियों के लंबे समय तक चलने वाले मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है। तो फायदे तो काफी साफ नजर आ रहे हैं। बेहतर पहुंच, मरीज ज्यादा एक्टिवली शामिल होते हैं, लागत कम होती है, तुरंत जानकारी मिलती है और इलाज भी ज्यादा व्यक्तिगत होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर नई टेक्नोलॉजीज के साथ होता है, राह हमेशा आसान नहीं होती। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख ये भी मानता है कि टेली हेल्थ को नियमित देखभाल का हिस्सा बनाने में कुछ रुकावटें, कुछ चुनौतियां भी हैं, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सच है और इन चुनौतियों को समझना उतना ही जरूरी है जितना फायदों को समझना। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती बताई गई है, वो है तकनीकी अंतर, यानी टेक्नोलॉजी गैप्स। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या टैबलेट नहीं है, या घर पर भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और ये गंभीर सवाल खड़ा करता है कि कहीं टेली हेल्थ जो मौजूदा स्वास्थ्य की असमानताएं हैं, उन्हें और गहरा तो नहीं कर देगा। हम ये कैसे पक्का करें कि टेक्नोलॉजी का फायदा सब तक पहुंचे, सिर्फ उन तक नहीं जिनके पास साधन है? ये बहुत वाजिब चिंता है। तकनीक का होना एक बात है और उस तक सबकी पहुंच होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और शायद सिर्फ डिवाइस होना ही काफी नहीं होता है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चुनौती है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी। जैसा एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी बताता है, कई मरीज, खासकर बुजुर्ग लोग या जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने में हिचकिचते हैं या उन्हें मुश्किल होती है। उन्हें शायद ऐप डाउनलोड करना सीखना पड़े, वीडियो कॉल कैसे शुरू करें, अपना हेल्थ डेटा कैसे अपलोड करें। इन सब के लिए उन्हें मदद और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। हाँ, मतलब तकनीक हो भी और उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएं, ये दोनों बातें जरूरी हैं। इसके लिए तो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। तीसरी बड़ी चिंता डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, मतलब डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से जुड़ी है। हेल्थ से जुड़ी जानकारी बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत सेंसिटिव। जब इसे डिजिटल माध्यम से शेयर किया जाता है, तो इसकी सुरक्षा पक्की करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर इस पर जोर देता है कि मरीजों और डॉक्टरों का भरोसा बनाए रखने के लिए हैकिंग, डेटा लीक या निजता के उल्लंघन का कोई भी खतरा कम से कम करना होगा। ये तो बिल्कुल, इस पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रणालीगत बाधाएं भी हैं, सिस्टमिक बैरियर्स। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में जिक्र है कि कई बार बीमा कंपनियां टेलीहेल्थ सेवाओं के भुगतान, मतलब रीइंबर्समेंट के लिए साफ पॉलिसी नहीं रखती, या फिर अलग-अलग राज्यों या इलाकों में नियम अलग-अलग होते हैं। इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं और फ्रैगमेंटेशन है, वो टेली हेल्थ को बड़े पैमाने पर अपनाने में रुकावट डालता है। तो ऐसा लगता है कि नियमों और नीतियों को भी टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ कदम मिलाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि कानून तकनीकी विकास से पीछे रह जाता है। हाँ, ये एक आम चुनौती है। और एक और तकनीकी बाधा जिसका जिक्र एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में है, वो है अंतर संचालनीयता,
इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो टेली हेल्थ के प्लेटफॉर्म्स हैं या विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, वो अक्सर एक दूसरे से आसानी से बात नहीं कर पाते, मतलब जानकारी शेयर नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि जानकारी अलग अलग जगहों पर बिखरी रह जाती है और डॉक्टर को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक जगह देखने में मुश्किल हो सकती है। ये देखभाल की कंटिन्यूटी के लिए ठीक नहीं है। तो ये चुनौतियां काफी वास्तविक हैं। तकनीक तक पहुंच और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता का मुद्दा, डेटा की सुरक्षा, पॉलिसी की बाधाएं और अलग-अलग सिस्टम का आपस में ठीक से ना जुड़ पाना। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एवेब्लिंक हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा संगठनों और सिस्टम्स के लिए कुछ रणनीतियां भी सुझाता है ताकि टेली हेल्थ को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। वो क्या है? हाँ, लेख सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि वो प्रैक्टिकल समाधानों की तरफ भी इशारा करता है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के अनुसार पहला कदम होना चाहिए जरूरतों का सावधानीपूर्वक आकलन, नीड्स असेसमेंट। यानी कोई भी टेली हेल्थ सर्विस शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपके जो मरीज हैं उनकी सबसे अहम जरूरतें क्या हैं और कौन सी टेली हेल्थ सेवाएं उन जरूरतों को सबसे अच्छे से पूरा कर सकती हैं। ये नहीं कि बस जो टेक्नोलॉजी है वो ले आए। हर मरीज या हर बीमारी के लिए एक ही समाधान काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। मतलब तकनीक को सिर्फ इसलिए ना अपनाएं क्योंकि वो उपलब्ध है, बल्कि इसलिए अपनाएं क्योंकि वो किसी वास्तविक समस्या का समाधान करती है और मरीजों की जरूरतें पूरी करती है। के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सके। कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी पक्के करने के लिए एक मजबूत और स्थिर तकनीकी आधार, एक तरह की डिजिटल बैकबोन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसे भविष्य में अगर जरूरतें बढ़ें या मरीजों की संख्या बढ़े तो आसानी से स्केल अप किया जा सके। और वो जो डिजिटल साक्षरता वाली चुनौती थी, उससे निपटने के लिए एवरब्लिंक हेल्थ केयर क्या सुझाव देता है? उसके लिए तीसरी रणनीति है शिक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एवरब्लिंक हेल्थ केयर इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की तकनीक खुद। इसमें ये सिखाना शामिल हो सकता है कि ऐप कैसे इस्तेमाल करें, वर्चुअल कंसल्टेशन के दौरान अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करें और रिमोट मॉनिटरिंग से मिले डेटा का मतलब कैसे निकालें। इससे ये पक्का होगा कि तकनीक सिर्फ मौजूद ना हो बल्कि उसका सही और असरदार इस्तेमाल भी हो पाए। चौथी रणनीति है स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करना, क्लियर गाइडलाइंस। प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाएगी, मरीज की सहमति कैसे ली जाएगी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या प्रोसेस होगा और वर्चुअल सेटिंग में क्लिनिकल फैसले कैसे लिए जाएंगे। इन सब बातों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs बनाना जरूरी है। इससे अस्पष्टता कम होती है, क्वालिटी बनी रहती है और कानूनी जोखिम भी कम होते हैं। और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है लगातार मूल्यांकन और सुधार, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का सुझाव है कि टेली हेल्थ सिस्टम लागू करने के बाद मरीजों और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से लगातार फीडबैक लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि क्या अच्छा काम कर रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और सुधार की क्या गुंजाइश है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई एक बार का काम नहीं। टेली हेल्थ को समय के साथ बेहतर बनाते रहना होगा। ये वाकई बहुत ठोस और व्यवहारिक कदम लगते हैं। जरूरतों को समझना, सही तकनीक चुनना, सबको शिक्षित करना, साफ नियम बनाना और लगातार सुधार करते रहना। अब एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भविष्य की ओर भी देखता है, मतलब बुनियादी वीडियो कॉल से आगे बढ़कर टेली हेल्थ कैसे विकसित हो रहा है। इसमें कुछ वाकई रोमांचक संभावनाएं नजर आ रही हैं। हाँ, भविष्य निश्चित रूप से काफी संभावनाओं से भरा है और हम उसके शुरुआती संकेत अभी से देख रहे हैं। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख के अनुसार एक बहुत ही दिलचस्प एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित पूर्वानुमान उपकरण, प्रिडिक्टिव टूल्स। ये उपकरण क्या कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में हेल्थ डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं या कॉम्प्लिकेशंस के जोखिमों की पहचान कर सकते हैं, कई बार तो मरीज या डॉक्टर के उन लक्षणों को नोटिस करने से भी पहले। क्या बात है, मतलब बीमारियों का सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उनका पूर्वानुमान लगाना। ये तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को एक बिल्कुल नया आयाम दे सकता है। लगातार और ज्यादा एडवांस्ड हो रही हैं।
ये अब सिर्फ कदम गिनने या दिल की धड़कन बताने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी कई तरह के जटिल स्वास्थ्य डेटा, जैसे नींद का पैटर्न कैसा है, तनाव का स्तर क्या है, ईसीजी वगैरह, इनको लगातार ट्रैक करके बहुत डिटेल जानकारी दे रही हैं। एवरब्लिंक हेल्थकेयर मानता है कि इससे डॉक्टरों को मरीज की सेहत की कहीं ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर मिल पाएगी। और वो वर्चुअल रियलिटी वीआर का भी जिक्र था, उसका स्वास्थ्य सेवा में क्या रोल हो सकता है? हाँ, वर्चुअल रियलिटी के अनुप्रयोग भी हेल्थ केयर में अपनी जगह बना रहे हैं। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के अनुसार इनका इस्तेमाल मरीजों को उनकी बीमारी के बारे में बेहतर ढंग से समझाने, मतलब एजुकेट करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3D में ये दिखाना कि कोई दवा शरीर में कैसे काम करती है। इसके अलावा वीआर का उपयोग फिजियोथेरेपी में, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जैसे किसी डर या फोबिया का इलाज के लिए भी किया जा रहा है, जहां मरीज एक कंट्रोल्ड और सेफ वर्चुअल माहौल में अभ्यास या उपचार ले सकते हैं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सब सचमुच हो रहा है। हाँ, और इन सभी तकनीकों को मिलाकर एआई, एडवांस्ड वेयरेबल्स, वीआर, एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच की ओर इशारा करता है। भविष्य का रास्ता साफ है। टेली हेल्थ अब सिर्फ पारंपरिक क्लिनिक विजिट का एक ऑप्शन भर नहीं रहेगा, बल्कि ये धीरे धीरे उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है, जो देखभाल को ज्यादा सुविधाजनक, डेटा ड्रिवन और व्यक्तिगत बना रहा है। तो संक्षेप में कहें तो एवरब्लिंक हेल्थ केयर के इस लेख के माध्यम से हमने ये समझा कि टेली हेल्थ सिर्फ हेल्थ केयर का एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। ये असल में पुरानी बीमारियों के साथ जी रहे लोगों से जुड़ने, उनसे संवाद करने और उनकी देखभाल करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि अगर हम ये जो चुनौतियां हैं, तकनीकी पहुंच, डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा और प्रणालीगत बाधाएं, इनका सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि टेली हेल्थ वास्तव में सक्रिय, मरीज केंद्रित और प्रभावी देखभाल का एक मजबूत स्तंभ बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एवरब्लिंक हेल्थ केयर द्वारा जो संभावनाएं बताई गई हैं वो अपार हैं। अगर हम इन चुनौतियों से सही तरीके से निपट सकें, तो टेली हेल्थ पुरानी बीमारियों के प्रबंधन के पूरे अनुभव को बदल सकता है, सचमुच ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये देखभाल को न केवल ज्यादा सुलभ और व्यक्तिगत बना सकता है, बल्कि संभवतः ज्यादा प्रभावी भी बना सकता है। ये सही मायने में स्वास्थ्य सेवा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये वाकई एक प्रेरणादायक विचार है। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाते हैं। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में बताई गई तकनीकी प्रगति, एआई, एडवांस्ड वियरेबल्स, वीआर, इन सबको देखते हुए क्या एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जा सकती है जहां पुरानी बीमारियों का प्रबंधन लगभग पूरी तरह से दूरस्थ तरीके से यानी रिमोटली किया जाए और पारंपरिक क्लिनिक में जाना सिर्फ बहुत ज़रूरी या आपातकालीन स्थितियों के लिए ही सीमित रह जाए? अगर ऐसा होता है तो उसके नैतिक और सामाजिक निहितार्थ क्या होंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।